हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 25 जुलाई 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ हम 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को, सीक्वेंस को हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। अच्छा देखो, आपने एक नाम सुना होगा यूनेस्को हेरिटेज साइट। यूनेस्को हेरिटेज साइट क्या होती हैं कि ऐसी कुछ साइटें जो हमारे कल्चर, जो हमारी कल्चरल इंपॉर्टेंस की होती हैं, जो हिस्टोरिकल होती हैं, उसको हम यूनेस्को हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाल देते हैं। हम बार बार इस चीज को पढ़ते भी रहते हैं, दूसरे दिन न्यूज में आता रहता है। हमारे यहाँ पर यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट है वो कितनी है? टोटल 42। ठीक है, लास्ट कौन सी बनी थी? तो आपको याद होना चाहिए, पहला और लास्ट एटलीस्ट मैं हमेशा कहता हूं होयसाला टेम्पल्स। और जो होयसाला टेम्पल्स हैं वो बेसिकली कहां पर बने हुए हैं? तो सिंपल सा याद रखना, आपके कर्नाटक में बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा इससे पहले किसको मिला था 41 पे? तो शांति निकेतन को मिला था, जो कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी है। ठीक है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। अब एक बात समझना, आपके मेघालय की, ठीक है सॉरी, आपके आसाम की एक साइट है जिसका नाम है चैरियाडियो दान, जिसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में एड ऑन करने के लिए किस में डाल दिया गया है? उसकी लिस्ट में डाल दिया गया है, नॉमिनेशन लिस्ट में। अगर ये एड ऑन हो जाती है तो कितनी हो जाएंगी? 43। लेकिन अभी कितनी याद रखनी है? 42। ठीक है, सिंपल से याद रखना। उसके बाद कौन सा नेक्स्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज लॉन्च्ड द रेसल फॉर ग्लोरी प्रोग्राम फॉर वुमेन रेसलर्स। देखो, हमारी जो महिला पहलवान हैं उन्होंने हमारे भारत का काफी बार, एक दो बार नहीं काफी बार हमारे भारत का मान सम्मान से, हमारा कह सकता हूं कि हमें प्राउड फील करवाया है। ठीक है, और जब इन्होंने प्राउड फील करवाया तो हमारे बदले में इनको क्या मिला? वो आप लोग रेसलर्स के प्रोटेस्ट में देख चुके हो। ठीक है, मैं किसी एक की तरफ से नहीं बोल रहा, लेकिन एटलीस्ट वो सही थे कि गलत थे, हमें एज गवर्नमेंट, हमारी सरकार को, सरकार की तरफ से उनके साथ ऐसा बिल्कुल भी बिहेव नहीं करना चाहिए था। वो जो भी था बाद की बातें, मैं उसमें नहीं जा रहा। तो हम चाहते हैं कि वुमेन्स जो है वो रेसलिंग में फिर से जीत कर आए। जैसा आपने वो कहानी सुनी होगी ना, वो है कि जैसे कि मैक्सिमम रेसलर कहां से होते हैं? हरियाणा से। तो आपने देखा होगा कि आजकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है 2015 से। ठीक है, लड़का लड़की एक समान वाली स्कीम चल रही है। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि मारी चोरियां क्या चोरों से कम है क्या। ठीक है, तो सिंपल सा वही। ठीक है, अब समझना कौन सा बैंक है जिसने रेसलर जो वुमेन है जो उनके लिए एक रेसल फॉर ग्लोरी प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो कौन सा बैंक है? तो सिंपल सा याद रखना, इंडसइंड बैंक इज द राइट आंसर। ठीक है, और अभी मैंने कहा था कि ओलंपिक्स होने वाले हैं, तो हर एक पहलू को, हर एक इवेंट को ओलंपिक्स के हमें याद करना है। क्योंकि अगर इंडिया बहुत सारे मेडल लाएगा तो भी एग्जाम में पूछेगा, इंडिया 2000 मेडल लाएगा तो भी एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, क्योंकि वही बात काफी टाइम बाद एक बार होते हैं और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना, जब जब जो नई नई बातें आती हैं हम उसको एड ऑन करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कंडक्टेड ए फ्लाइट एक्सपेरिमेंट ऑफ एयर ब्रीदिंग प्रोपल्सन सिस्टम। किसने लॉन्च किया है? तो सिंपल याद रखना, इसरो। ठीक है, एयर प्रोपल्सन क्या होता है? तो एयर ब्रीदिंग प्रोपल्सन क्या होता है? जैसे हमारे पास डीआरडीओ है। ठीक है, डीआरडीओ में हमारे पास क्या है? एक इंजन है। ठीक है, जिसका नाम है रामजेट इंजन। ठीक है, रामजेट इंजन आपने पढ़ा होगा डीआरडीओ वाली क्लास में। रामजेट इंजन क्या करता है? बेसिकली एक ऐसा इंजन टेक्नोलॉजी थी, जब आप इसको लॉन्च करते हो, मिसाइल देखो, मिसाइल जब चलती है तो फ्यूल बर्न होता है, और बर्निंग के लिए क्या चाहिए? तुम्हें ऑक्सीजन तो चाहिए। तो बेसिकली वो ऑक्सीजन जो थी ना, उसका अलग से चैम्बर लगाना पड़ता था। रामजेट इंजन की टेक्नोलॉजी क्या है कि ये हवा से ही ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेता है और फिर उसके बाद बर्निंग होती रहती है। सिंपल सा ऐसे याद रखना। सेम ऐसे हमारा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने ऐसा किया है? तो कौन सा हो गया? तो हमारा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कब बना था? 15 अगस्त 1969। जो पहले कब बना था? 1962। और उस समय इसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर रिसर्च इन, या फॉर स्पेस रिसर्च, इनको स्पार। ठीक है, किस नाम से? इनको स्पार से, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। ठीक है, सिंपल से याद रखना। उसके बाद कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च्ड द क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। देखो, लास्ट टाइम आपने पढ़ा था अल्टेरा फंड, है ना? आपने पढ़ा होगा एनवायरमेंट पिघल रहा है। देखो, एनवायरमेंट यानी ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ठीक है, एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है। रीजन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग? वी द ह्यूमन, है ना? इंसान रिस्पॉन्सिबल है। तो इंसान ही उसको ठीक कर पाएगा। तो इंसान के द्वारा की हुई गलती को ठीक करने के लिए क्या प्रोग्राम चलाया था? एक समिट की थी, शायद तुम्हें पता होगा, अर्थ समिट। ठीक है, और अर्थ समिट कब हुई थी? 1992। ठीक है, कहां पर हुई थी? रियो डी जेनेरियो। ठीक है, अब उसके बाद एक प्रोग्राम चलाया गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP,
जिसमें सारे देश बैठे, 198 प्लस कंट्रीज इसके मेंबर हैं। और ये जो सीओपी होती है 1995 में होती है सबसे पहले, कहां पर, बर्लिन। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर ऐसे होती होती लास्ट कब हुई थी, सीओपी 28 कहां पर हुई थी, यूएई। ठीक है, और इसमें हमने क्या टारगेट सेट किया था, एक सीओपी हुई थी 21 2015 में, जो कि कहां पर हुई थी, पेरिस। तो इसको नाम दिया गया था पेरिस एग्रीमेंट। और इसमें कहा गया था कि हमारा टारगेट है कि टेम्परेचर जो है ना अगले 8 सालों में 2022 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन इस बार सबसे हॉटेस्ट ईयर था 2023, अब हम पढ़ चुके हैं, तो टेम्परेचर लगभग 1.46 यानी 5 तक पहुंच गया। और जब 1.5 पहुंच गया तो अगर ऐसे बढ़ता रहा तो पूरे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, धरती पानी में समा जाएगी। उससे बचने के लिए हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करनी होगी। कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, कार्बन न्यूट्रल होना पड़ेगा। और कार्बन न्यूट्रल होना पड़ेगा तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे कि हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करना शुरू कर दें। और उसके लिए हमने टारगेट ईयर सेट किया हुआ है 2070 कार्बन न्यूट्रल होने का। वर्ल्ड का कौन सा है, 2050, बार बार आता रहता है, बार बार याद कर लेना, क्योंकि एनवायरमेंट की न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं मैक्सिमम एनवायरमेंट या फिर मैक्सिमम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मैक्सिमम पॉलिटिक्स, ठीक है, या मैक्सिमम जो टेम्पल्स वगैरह है, हमारे जो नेचर है उसकी न्यूज को कवर करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये काफी दिन से न्यूज में भी बने हुए हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। अब क्या हुआ, कोप 28 कहां पर हुआ था, यूएई। वहां पर एक फंड बनाया गया था जिसका नाम क्या था, अल्टेरा फंड। और जो अल्टेरा फंड था वो कितने रुपए का था, $230 बिलियन। ठीक है, जिससे हमें क्या बचाना था, अर्थ को बचा के रखना था। अब इस बार सीओपी कहां पर हो रही है, तो इस बार की जो सीओपी 29 कहां पर हो रही है, 2024 की बाकू। बाकू कहां पे है, अजरबैजान। तो वहीं पर हो रहा होगा ये भी क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। तो कहां पर हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, अजरबैजान बाकू। अगर आपको ये कहानियां पता होती है एनवायरमेंट की तो इसका आंसर आप बिना देखे भी दे सकते थे, अजरबैजान बाकू। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल इनकम टैक्स डे। तो कल कौन सा दिन था, 24th ऑफ द जुलाई कौन सा दिन था कल, तो आपका इनकम टैक्स डे। ठीक है, नेशनल इनकम टैक्स डे। ठीक है, और इस बार की जो सिलेबस है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन था, नेशनल मिशन ऑन द कल्चरल मैपिंग। देखो हमने क्या किया, हमारी जो मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री है, तो इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आप मुझे कमेंट करके बताओगे हु इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर द कल्चर। ठीक है, वह क्या है कि हमारे गांव में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत में लगभग 6,40,000 गांव थे, विलेज थे, 6.5 लाख गांव थे। तो हम चाहते हैं कि हर गांव की जो कोई कला है, जो कल्चर है वहां का, जो वहां की, मान लो कि किसी जगह कोई पेंटिंग फेमस हो, किसी जगह कुछ फेमस हो, किसी जगह कुछ फेमस हो, तो हम उसको क्या करना चाहते हैं, हम उसकी मैपिंग करना चाहते हैं, हम उसको रिस्टोर करना चाहते हैं। तो हमने एक प्रोग्राम चलाया, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। किसने चलाया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आप बताओगे कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर वो, या उसका यूनियन मिनिस्टर कौन है आज का दिन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट कौन सा है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द एमएसएमई, मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज टीम इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज। देखो एमएसएमई क्या होती है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है, कौन प्रमोट करता है, स्टेट। कौन से आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 43A। ठीक है, क्या होता है कि स्टेट मिनिस्ट्रीज इसको, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेगा। ठीक है, छोटी स्मॉल माइक्रो और मीडियम एंटरप्राइजेज। आपसे पूछा है कि इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया एमएसएमई टीम, पूछा गया है कि ये क्या है, इसका गोल क्या है, तो सिंपल सा याद रखना, टू ऑन बोर्ड 5 लाख एमएसएमईज ऑनटू द ओएनडीसी प्लेटफॉर्म। क्या होता है ओएनडीसी, तो याद रखना कि जो डिजिटल मार्केट होता है ना, जैसे कि आप स्विगी जोमेटो से कुछ ऑर्डर करते हो तो एक बेसिक सा प्लेटफॉर्म बना दिया, उस पर से हर चीज से ऑर्डर कर सकते हो। ऐसे ही एक बेसिक सा प्लेटफॉर्म बना दिया जाएगा किसके लिए, एमएसएमईज इंडस्ट्रीज के लिए। सिंपल सा याद रखना। ठीक है, उसके बाद कौन सा, इसके ऊपर 5 लाख एमएसएमईज को इसमें लाया जाएगा। भारत की जो मैक्सिमम जीडीपी है ना 33% के आसपास, 30 to 33% किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज पे ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट कौन सा है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। देखो अभी हमने पढ़ा था सीओपी में हमारा जो कार्बन न्यूट्रल होने का टारगेट ईयर था वो कौन सा था, वर्ल्ड का 2050। ठीक है, इसको कैसे अचीव किया जाएगा, जब हम क्या करेंगे, कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, जब हम इलेक्ट्रिसिटी जो है, हमारी एनर्जी है, वो नॉन रिन्यूएबल के बजाय रिन्यूएबल से बनाना शुरू कर दें। तो हुआ क्या, जो आपका यूरोपियन यूनियन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन कब बना था, 1993। ठीक है, इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, तो याद रखना इसमें टोटल मेंबर है 27। अब क्या हुआ, इस यूरोपियन यूनियन ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म स्टार्ट किया।
और कह दिया कि अगर किसी देश में अगर कोई स्टील या कुछ भी बनता है और वो वहां तुम बेचते हो और उसको बनाने में अगर एक लिमिटेड क्वांटिटी से ज्यादा तुमने कार्बन एमिट किया तो तुम्हें उसके ऊपर अलग से टैक्स देना पड़ेगा, कार्बन बॉर्डर टैक्स के नाम से। और वो इसलिए देना पड़ेगा ताकि तुम लोग इस बात से डरो कि तुम्हें अगर तुम्हारा प्रोडक्ट बेचना है हमारे 27 देशों में, हमारे यूरोपियन यूनियन में, तो तुम तभी बेच पाओगे जब एक लिमिट में तुम कार्बन का एमिशन करोगे। ज्यादा करोगे तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 27 देशों का ग्रुप है यूरोपियन यूनियन, हमें तो अपना माल बेचना है, तो हम क्या करेंगे, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से बनाते थे, कोयले से बिजली बना के स्टील बना रहे थे, हम क्या कोशिश करेंगे, सोलर पावर लगा लें। हम क्या कोशिश करेंगे, हाइड्रोजन पावर, विंड पावर, जो भी है, ताकि हम उस टैक्स से बच सके, ताकि हम प्रॉफिट कमा सके। तो अल्टीमेटली किसको कंट्रोल किया जा रहा है, कार्बन एमिशन को, कार्बन न्यूट्रल होने की कोशिश की जा रही है। समझ गए, कौन सा देश है, यूरोपियन यूनियन। फिर से एक किसकी न्यूज थी, एनवायरमेंट की। व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडियाज पासपोर्ट ऑन द ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, ये हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। 82nd। पहले नंबर पे कौन है, याद रखना, फर्स्ट नंबर पे कौन है, सिंगापुर। कौन है पहले नंबर पे, सिंगापुर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, Which space agency has recently announced the discovery of sulfur on the Mars? देखो मार्स जो है आपका, जिसको मंगल कहते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, रेड प्लेनेट। क्या कहते हैं इसको, रेड प्लेनेट। ठीक है, और इसके ऊपर इंडिया कब पहुंच गया था, 2014 में। कौन सा मिशन था, मार्स ऑर्बिटर मिशन या MOM मिशन। ठीक है, अब सिंपल से याद रखना कि जो आपका मार्स है इसी को क्या कहते हैं, तो आपका रेड प्लेनेट। क्यों, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है, इसकी जो सोइल है, उसके अंदर 10% आयरन ऑक्साइड है। और आपको पता है कि आयरन ऑक्साइड यानी कि जो जंग होती है, वो जंग या रस्टिंग कब लगती है, जब लोहे के कांटेक्ट में पानी आया हो, लोहा पानी के कांटेक्ट में आया हो। तो बेसिकली अगर वहां की मिट्टी में 10% आयरन ऑक्साइड है तो कभी ना कभी पानी रहा होगा। और जब कभी ना कभी पानी रहा होगा तो हो सकता है कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई हो, जैसे अर्थ के ऊपर पानी जो है ग्लेशियर्स के फॉर्म में कहां पर जमा हुआ है, पोल्स के ऊपर, तो हो सकता है वहां भी हो। हमने पूरा थोड़ी ना एक्सप्लोर किया है। तो बेसिकली हम इसमें क्या कहना चाहता हूं कि हम जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी करते हैं मैक्सिमम, वो कहां पे करते हैं, मार्स के ऊपर। इसलिए एलन मस्क, आपने देखा होगा, मार्स पे कॉलोनी बनाने की बात कर रहा है। जब भी हम मूवीज देखते हैं तो सारे एलियन मार्स से आते हैं, क्योंकि हमें लगता है वही जीवन है। समझ में आ रही है, क्योंकि उसके कुछ प्रूफ है। तो उस मार्स के ऊपर ही हमें क्या मिला, अभी एक सल्फर कंटेंट मिला। ठीक है, और किसने ढूंढा वो, तो सिंपल सा नासा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए। और मार्स के थोड़ी 2-4 बातें और याद रखना। हमारा कौन सा मिशन था, MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन। और मार्स की कितनी आपकी कह सकता हूं कि नेचुरल सैटेलाइट है, जैसे हमारी मून होती है, तो इसकी कौन सी है, फोबोस और डीमोस, दो इसकी क्या होती है, नेचुरल सैटेलाइट। सिंपल सा याद रखना। ठीक है, बार बार न्यूज में आता रहता है। ये आपका मार्स है, ये सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर है। दोनों के बीच में क्या पाई जाती है, एक लेयर, जिसे हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड लेयर कहते हैं। ठीक है, और यही एस्टेरॉइड अभी पढ़ा होगा, नासा ने बताया कि 2038 तक एक एस्टेरॉइड टकराएगा, वो धरती के पास से निकलेगा, और गलती से टकरा गया तो हमारी ह्यूमैनिटी वाइप आउट हो जानी है। तो ये सारी न्यूज में आप देखते रहते हो चीजें, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एस्टेरॉइड क्या होता है, कहां से आता है, एस्टेरॉइड बेल्ट क्या होता है, मार्स जुपिटर कैसे रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक आपको ज्योग्राफी आनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट। When was the world hottest day on the record according to the preliminary data from the European Union Monitoring Agency? तो कौन से दिन को सबसे हॉटेस्ट कहा गया वर्ल्ड में, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जुलाई 22-24, 22 जुलाई 2024 को सबसे हॉटेस्ट डिक्लेयर किया गया है। ध्यान रखना। ठीक है, कितना टेम्परेचर था उस दिन, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे ढूंढ के कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन जुलाई 2024, 22 जुलाई 2024। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। रिसेंटली साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड ए रोबोट फेस विद लिविंग स्किन। देखो आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI रोबोट था, जिसने क्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। ठीक है, उसको कोई कमांड नहीं दी गई थी, वो उठा, सीढ़ियों पे पहुंचा और वो गिर गया और उसने सुसाइड कर लिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज मैक्सिमम बढ़ रहा है। मैं बहुत बार आपको समझा चुका हूं, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। बहुत ज्यादा न्यूज में है, स्कैम हो रहे हैं, इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, अच्छे कामों में भी, बुरे कामों में भी। बुराई भी बहुत हो रही है, अच्छाई भी बहुत हो रही है। मोदी जी भोजपुरी गाने गाते हैं, ये भी सब आप जानते हो। ठीक है, AI का ही कमाल है। कब आया था AI, तो 1956 जॉन मैकार्थे लेकर आया था, फादर ऑफ AI कह देते हैं उसको। फिर सैम ऑल्टमैन 2022 में लाया था। चैट GPT, GPT-4, ये सब चल रहा है। ठीक है, अभी कौन सी ऐसे देश है जिसने एक रोबोट बनाया जिसके ऊपर लिविंग स्किन है, मतलब कि ओरिजिनल स्किन उसके चेहरे पर यूज की गई है, तो कौन सा देश आपका, जापान। ऑप्शन नंबर बी इज द सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर टूरिस्ट व्हीकल्स टू कैरी गार्बेज बैग।
देखो पोल्यूशन से कंट्रोल करने के लिए, आपके कचरे को कंट्रोल करने के लिए कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने कह सकता हूं गाइडलाइंस जारी की हैं कि अगर जो टूरिस्ट गाड़ियां हैं उसके अंदर आपको गार्बेज बॉक्स रखना होगा, सड़कों पर ऐसे पानी पी के बोतल फेंकना, ठीक है, चिप्स खाकर जो वेपर बाहर फेंक देना, ठीक है, ऐसा नहीं करना होगा। तो कौन सा स्टेट है? तो सिंपल सा याद रखना आपका ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम पहला स्टेट बना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। रिसेंटली आर्टिस्ट फोला डेविड ऑफ विच कंट्री हैज क्रिएटेड द लार्जेस्ट पेंटिंग मेड बाय ए पर्सन? तो कौन से देश का है? नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसने सबसे बड़ी ह्यूमन मेड या मैन मेड क्या बनाई है? एक पेंटिंग बनाई है। नेक्स्ट कौन सा है? व्हेन वाज द नेशनल पेंशन स्कीम लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट? ये हमने पढ़ा था एडिटोरियल में, वात्सल्य स्कीम में नेशनल पेंशन स्कीम को मर्ज कर दिया गया, तो सिंपल या उसमें उसको अंडर ला दिया गया उसको। तो कब आई थी? 2004, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्हेन वाज द इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च्ड? कब आई थी? तो याद रखना 2010। बाद में 2021 में इसका नाम क्या कर दिया था? वात्सल्य स्कीम। क्या कर दिया था? वात्सल्य स्कीम, ठीक है, जो अभी न्यूज में पढ़ा था हमने। उसके बाद कौन सा नेक्स्ट? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर एशियाटिक चीता वाज डिक्लेयर्ड ऑफिशियली एक्सटिंक्ट इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया? भारत से कब चीते एक्सटिंक्ट हो गए थे? तो याद रखना 1952 में एक्सटिंक्ट हो गए थे, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम पॉपुलरली नोन एज द प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन 1973 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोऑपरेशन विद, किसके साथ? WWF के साथ मिलकर उसको स्टार्ट किया गया था। सिंपल सा वन लाइनर याद रखना। उसके बाद कौन सा है? हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? ये भी हमने एडिटोरियल में पढ़ा था, ठीक है, कि उसमें इंडिया चाहता है कि उस क्या बोलते हैं उसमें फिफ्थ जो मेंबर है उसमें उसको एड ऑन कर दिया जाए परमानेंट मेंबर्स में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 5 मेंबर है, कौन कौन से? तो याद रखना यूएसए है उसमें, यूके है उसमें, फिर एक यूएसएसआर को याद कर लूं मैं, और यूएसएसआर में सबसे बड़ा कौन था? रशिया, तो ये काट दिया मैंने, रशिया बच गया, फिर बच गया फ्रांस, फिर बच गया चाइना। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है, 3 यू फिर FC, ठीक है, या एक फिर रशिया कर लेना, जो भी आपको याद करने का तरीका है। नेक्स्ट कौन सा है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल of the Indian Constitution, the governor of a state shall before entering upon his office make him and subscribe an oath or affirmation before the governor of the state or some person appointed by him for this purpose। देखो जो हमारा जो गवर्नर होता है ना, वो कौन से आर्टिकल में लिखा है उसकी ओथ के बारे में? तो सिंपल याद रखना आर्टिकल 159 में उसकी ओथ लिखी हुई है, ठीक है। ये अभी हमने डिस्कस किया था एडिटोरियल में कि जो गवर्नर या जो प्रेसिडेंट होता है उसकी जो लीगल इम्यूनिटी होती है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उस वाले केस को हमने वहां पे डिस्कस किया था, सिंपल से याद रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। मिलती है दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।